जॉइंट एवरीवन। चलिए, क्या गिरा दिए? अच्छा, रहने दीजिए। सुनिए, हम पिछले क्लास में आप लोगों को क्या पढ़ा दिए थे? पिछले क्लास में क्या बताए थे? जल्दी जल्दी बना लीजिए अपना अटेंडेंस फटाफट। अपने नाम के यहाँ ध्यान से, कल बंद था वो वाला में कर दीजिएगा, ठीक है? बोलिए तो, हम लास्ट क्लास में क्या चीज पढ़े थे? लास्ट क्लास में क्या चीज पढ़े थे? कोई बताइए हमें। सिख के बारे में सब सिख युद्ध पढ़ लिए थे। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ लिए, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध भी पढ़ लिए। अब सब लोग ध्यान केंद्रित करके इधर पढ़िएगा। आज जो है नए चैप्टर में हम लोग घुस गए। हम लोग नए चैप्टर में घुस गए, ध्यान से सब लोग देखिएगा, समझिएगा इधर। अब जल्दी फटाफट हाथ से चलाइए, एगो पीपी लिखता है फटाफट। नीतीश जी को कीजिए, ठीक है? देखिए, अब करते हैं शुरुआत आपके चैप्टर का। हम लोगों ने देख लिया, पहले पिछली बात हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने किस तरह से कंपनी का स्थापना किया, किस तरह से यूरोपीय कंपनी धीरे धीरे आए, भारत में स्थापित हो गए। इसके बाद हमने देखा ये कंपनी जो है धीरे धीरे भारतीय राज्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैंने ये देखा था, ध्यान से देखिएगा। पहले तो यूरोपीय कंपनी आए, बहुत सारे प्रमुख चार थे, जिसमें से पुर्तगाल, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी, ये सभी आए थे। इसमें से सारी कंपनी जो है, इस होड़ में से केवल और केवल दो कंपनी ही अंततः बचती है, एक पुर्तगालियां और दूसरे अंग्रेज। अब क्या करते हैं, अंग्रेज की सत्ता अब भारतीय राज्यों में भी बढ़ने लगती है। अंग्रेज जो है पूरे भारतीय राज्य पर भी कब्जा करना शुरू कर देता है। अब जब कब्जा कर लेता है, मैंने बताया था, बंगाल पर कब्जा करता है, मैसूर पर कब्जा करता है, कर्नाटक पर कब्जा करता है, सिख यानी पंजाब पर कब्जा करता है। इस तरह से 3-4 राज्यों पर अंग्रेज जो है अपना कब्जा कर लेता है। जब कब्जा कर लिया तो इसके बाद यहाँ पर क्या चीज की शुरुआत करेगा? वो शासन की शुरुआत करेगा। वहां पर कुछ कुछ नीति नियम सब लागू करेगा। तो आज मेरा पढ़ने का मूल उद्देश्य है कि अंग्रेजों ने ये जो जीता था सभी राज्यों को, जो अपने अंदर कब्जा किया था, उस सब पर क्या क्या नीति सब लागू करता है, जिसमें से हमें 3 नीतियों के बारे में पढ़ना है। देखिए, भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी कब आती है भारत? 1600 AD यानी ईस्वी में। 1600 ईस्वी में भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है। उस टाइम केवल किस लिए आती है? व्यापार करने के लिए आती है। किसके लिए आती है? व्यापार करने के लिए आती है। परंतु बहुत सारे राजनीतिक युद्धों के बाद, राजनीतिक युद्धों में प्लासी का युद्ध एक प्रमुख हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, तो ये दोनों युद्ध बहुत प्रमुख था। इस दोनों युद्ध के बाद, बोलिए, बक्सर का युद्ध कब खत्म हुआ? बोले, 1757 में कौन सा युद्ध हुआ था? प्लासी का हुआ था। 1764 में क्या हुआ था? बक्सर का हुआ था। और इसके अगले साल के बाद 1765 ईस्वी में अब अंग्रेजों का अधिकार होना शुरू हो गया। अब अंग्रेजों का शासन करना शुरू हो गया। ध्यान से देखिएगा। हाँ जी, बोलिए बोलिए। टच स्क्रीन वो इनपुट हुआ, ऊपर का जो हुआ ना गार्ड जो होता है, कीबोर्ड आउटपुट हुआ। हाँ, क्वेश्चन आया था जी का, क्या मारे थे आप? मतलब कीबोर्ड में इनपुट आउटपुट, तो ये तो है, कीबोर्ड का आउटपुट होगा करे, 100% श्योर। मार दीजिएगा, आप लोग पर भरोसा है। आप सभी ग्रुप में से सब निकल जाइए, मेरी कामना है। सबको लिखेंगे एकदम बोर्ड पर। असिस्टेंट ऑफिसर सर मंजय कुमार, एरिया कोऑर्डिनेटर मंजय कुमार, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर सायरा परवीन। हाँ, खैर छोड़िए। 1765 ईस्वी में, बोलिए, कौन से युद्ध के बाद? इसको गड़बड़ा दिया। बोलिए, 1764 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ? 57 में कौन सा हुआ था? प्लासी का युद्ध। अब 65 में अब अंग्रेज जो है जहां जहां कब्जा किया था, उस कब्जे वाले जगह पर क्या करना शुरू किया? अपना नियम कानून डालना शुरू कर दिया। उसी सब नियम कानून को हम थोड़ा थोड़ा करके इसको पचाएंगे। तो चलिए, अब हो जाइए तैयार और शुरू करते हैं। देखिए, 3 प्रमुख हमको नीति पढ़ना है अंग्रेजों का। अंग्रेजों का कितना नीति पढ़ना है हमको? 3 प्रमुख नीति पढ़ना है, 1 2 3, ठीक है? एक नीति का, देखिए, लॉर्ड क्लाइव का एक नीति था। किनका था? लॉर्ड क्लाइव का। लॉर्ड क्लाइव का कौन सा नीति था? लॉर्ड क्लाइव का नीति था, एक था द्वैध शासन की नीति। कौन सा नीति था? द्वैध शासन की नीति। ये लॉर्ड किसका था? क्लाइव का। उसके बाद आता है लॉर्ड वेलीजले, इसका नाम सुनेंगे आप लोग, वेलीजले, वेलीजली। लॉर्ड वेलीजली जो है ये सहायक संधि लाया था।
हाँ जी बोलिए, सहायक संधि नहीं लाया था? हाँ जी, सहायक संधि लाया था। उसके बाद एक आए थे जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। क्या नाम था? लॉर्ड डलहौजी। इसके बारे में तो बढ़िया से जानते होंगे आप लोग। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी लाया था हड़प नीति। कौन सा नीति लाया था? हड़प नीति। हड़प नीति को ही कहते हैं व्यापगत की नीति। क्या कहते हैं? व्यापगत की नीति या व्यापगत सिद्धांत कहते हैं। इसी को अंग्रेजी बच्चे बोलेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की नीति। हाँ जी, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये पूछ देता है, हिंदी में भी लिख करके दे देता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति कौन लाया था? बोलिएगा, भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी लाया था। लॉर्ड क्लाइव कौन सा नीति लाया था? द्वैध शासन। लॉर्ड वेलेजली कौन सा लाया था? सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी हड़प नीति। यही तीनों नीति के बारे में हमें पढ़ना ही, चैप्टर खत्म, फिर अगला पढ़ेंगे। तब हम देखेंगे मनसबदारी क्या होता है, रैयतवारी क्या होता है, महलवारी क्या होता है, वो सब सिस्टम पढ़ेंगे। तब खत्म होगा, आपका शुरू हो जाएगा 1857 की क्रांति। इसी चैप्टर में सब पूरा आपका है, ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग। अब हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले लॉर्ड क्लाइव की कौन सी? द्वैध शासन। द्वैध शासन की नीति के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। इस नामे से क्लियर है, द्वैध। द्वैध माने, द्वैध माने दो को लोग मिलकर के शासन करेगा किसी जगह पर, उसी को क्या बोलेंगे हम? द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब क्या होगा? दो लोग मिलकर के किसी जगह पर क्या करेगा? शासन करेगा। तो चलिए अब आप लोग को शुरुआत करते हैं। आप लोगों को एक नया रोमांच भरा, रोमांच नहीं दी, रोमांच भरा, ठीक है? हाँ, रोमांच भरा, इंटरेस्ट से भरा, ठीक है? मतलब तुरंत वर्ड कैच करते हैं आप लोग। तनियो सिग्नल में हेर फेर हुआ बस, पता है ना जी, नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो गया, इसीलिए सब ध्यान रखिएगा। देखिए सर, पहला हमें पढ़ना है द्वैध शासन। क्या पढ़ना है? द्वैध शासन। इस लोग को बढ़िया से पढ़ना है। द्वैध शासन में क्या क्या हुआ था? किनका था द्वैध शासन? लॉर्ड किनका था? क्लाइव का। किनका था? लॉर्ड क्लाइव का था। तो चलिए आप लोग यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। अब लॉर्ड क्लाइव के द्वैध शासन तक हम पढ़ते हैं। इसको शुरुआत करते हैं, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए सुनिएगा, लॉर्ड क्लाइव के बारे में जानने से पहले हमको बंगाल की स्थिति जाननी पड़ेगी, ठीक है? देखते हैं बंगाल की स्थिति क्या थी क्या नहीं थी। आपकी ये बंगाल है कि नहीं है? ये आपका बंगाल हो गया, ये बंगाल। हम बात कर रहे हैं सन 1765 ईस्वी की, बक्सर के युद्ध के बाद। मैंने यही बताया ना अभी, 1765 के बाद, एक साल के बाद, 64 के बाद, 1765 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर कौन थे? कौन थे बंगाल के गवर्नर? कौन थे? लॉर्ड क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव, दोनों बोला जाता है। लॉर्ड क्या चीज? क्लाइव। तो बोलिए 1765 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। सब लोग ध्यान से रखिएगा, कौन थे? लॉर्ड क्लाइव। किताब में पढ़िएगा ना, कुछ समझ नहीं आएगा, निकाल के देख लीजिए आप लोग, लेकिन इसको बड़ा बढ़िया से कहानी ढंग से इसको लिख करके तब आप लोग को दिए। तो गवर्नर कौन से थे 1765 में बंगाल का? लॉर्ड क्लाइव थे। एक एक बात आपको लिखा हुआ है, जाकर के आप मिला लीजिएगा। जो तनियों को ढंगे का न है, अकलेल वकलेल चीज को हटा दिया गया। अब देखिए बंगाल में, अब कोई भी राज्य की हम बात करेंगे तो वहां पर तीन चीज देखने को मिलती है। कितनी चीज? तीन चीज। एक तो राजस्व वसूली, ये तो राजस्व देखने को मिलेगी ना, राजस्व से हमको टैक्स आता है, पुलिस विभाग से टैक्स आता है, न्याय, सब राज्य का ही सब हुआ, पिलर हुआ कि नहीं जी? राज्य सब इसी से चलता है, पुलिस, न्याय, राजस्व, इसी सब से चलता है। तो अब क्या किया अंग्रेज लोग? बड़ा चालाक था, उसमें भी अंग्रेज कौन? लॉर्ड क्लाइव। ये काफी चालाक था। एक चट्टा तैना बंगाल तो कब्जा कर लिए, अब धीरे धीरे अब बंगाल पर अपना नियम लगाओ, अपना कानून बनाओ। लॉर्ड क्लाइव सोच रहा था कि आखिर क्या करे यार, क्या करे। बहुत बहुत गहन चिंतन के बाद लॉर्ड क्लाइव के दिमाग में आइडिया आता है, उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है समोसा खाने के बाद। देखिए सर, तो कहता है अंग्रेज कि राजस्व को वसूलने का काम मैं करूंगा, अर्थात अंग्रेज करेगा। कौन करेगा? अंग्रेज करेगा। बाकी पुलिस और न्याय को कंट्रोल आप करिए, हमको कोई मतलब नहीं, यानी नवाब कंट्रोल करे। बताइए, बंगाल के राजा को नवाब कहा जाता है ना जी, तो बंगाल के राजा को ही नवाब। तो नवाब को बोला कि आप पुलिस को कंट्रोल करिए, न्यायिक व्यवस्था को कंट्रोल करिए, हम जो है राजस्व वसूली का काम करेंगे। नवाब को लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि नवाब भी इसी के अंदर आ गया था, धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व जमा लिया था। अब क्या हुआ?
जब इसको कर वसूली करने का, राजस्व वसूली करने का जब अंग्रेजों को अधिकार मिला, इसी अधिकार को कहा गया दीवानी अधिकार। कौन सा अधिकार? दीवानी अधिकार। कौन सा अधिकार मिला? दीवानी अधिकार, अर्थात कि क्या चीज? राजस्व वसूलने, पैसा वसूलने का अधिकार आ गया। और ये 3 जगह वसूलता था पैसा, 1 2 3। एक हो गया बंगाल, एक हो गया बिहार और एक उड़ीसा। बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में, ये 3 जगह जो बताए थे ना दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ था, ये 3 जगह जो है राजस्व वसूलने का काम शुरू कर दिया। कौन? अंग्रेज शुरू कर दिया। और नवाब जो था, इसके अंदर पुलिस और न्याय थे, प्रशासन थे, तो इसको कहा गया निजामत अधिकार। क्या कहा गया? निजामत। इसको क्या कहा गया? निजामत। निजाम यानी निजाम से निजामत हुआ है, यानी राजा का ये अधिकार है। मतलब पैसा वसूलने वाला सारा काम अंग्रेज, पैसा वसूल लेता था लेकिन पैसा देवे नहीं करता था। किससे पैसा वसूल लेता था? जनता से। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में जाकर के, अरे लेटवे गया, वो खोल दीजिए तो पायल जी। हाँ इधर। अब हम एकदम आ गए अपने प्राकृतिक रूप से। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो एकदम मेरे फेस के लिए एक लाइक दे दीजिएगा जरूर। ठीक है, देखिए ध्यान से। हाँ, तो अब जो लोग थे, अंग्रेज थे, ये राजस्व वसूला करते थे, राजस्व वसूलना शुरू किए, पैसा सब वसूल लेते थे, राजा को 1 रुपया नहीं देते थे। लेकिन अगर लोगों को परेशानी होगी, लोगों को अगर न्याय चाहिए, तो किसके पास आएगा? नवाब के पास आएगा। जाहिर सी बात है कि इसका अधिकार किसके पास है? नवाब के पास ही है। अब लोग सब आता था कि हुजूर हुजूर मेरा भैंस चोरी हो गया, मेरा 2 भैंस लेके 1 सांड चला गया। नहीं सॉरी सॉरी। अब जो, ठीक है, आप लोग की भाषा में जो 2 गाय को लेके सांड चला गया, ठीक है, तो ये जो है सब आता था किसके पास? राजा के पास, नवाब के पास आता था। तो आप बताइए नवाब क्या करेगा? उसकी भरपाई करेगा उसको। फिर रुक जाओ, हम तुमको नयका गाय दे देते हैं, अगर भागने दो जाओ, तो फिर नयका गाय देगा। तो नयका गाय देने के लिए भी तो मनी होना चाहिए भाई, पैसा होना चाहिए। लेकिन पैसा कौन लूट रहा था? सारा अंग्रेज लूट रहा था। कौन लूट रहा था? अंग्रेज। इसके पास तो कुछ नहीं बचा। क्या कुछ बचा था? नहीं बचा था। इसके पास तो पुलिस और न्याय का था ना। लोग आता था एक रेस मगजमारी करता था, अरे भाई मेरा चोरी हो गया 2 गाय, मेरे घर में चोरी हो गया, मेरा लोटा लेके भाग गया कोई। अब ये सब करने आता था, तो सब भरपाई करता था राजा, इसका निदान करता था। सारा टेंशन था, यानी जिम्मेदारी किसके पास था? राजा के पास था। जिम्मेदारी किसके पास था? राजा के पास था। ये जिम्मेदारी था, ये सब है कि नहीं? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी राजा के पास था। लेकिन ऐश किसके पास था? अंग्रेज के पास था। ऐश बोले तो आराम, मौज किसके पास था? अंग्रेज के पास था। केवल लूटता था पैसा, बस हो गया काम। समझ में आया ना? तो इसी तरह से चलता रहा। यहाँ तक किसी की समझ में दिक्कत? आगे देखते हैं हम। तो अब देखिए बंगाल में, तब अब देखिए पहले क्या था, सब एक को राजा ही करता था। लेकिन जब से अंग्रेज इसको वसूलना शुरू किया, नवाब इस दोनों को करना शुरू किया, तो अब 2 तरह का आ गया बंगाल में शासन। तो इसी दोनों शासन को ही बंगाल का द्वैध शासन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द्वैध शासन। बोलिए क्या कहा जाता है इसको? आप समझ में आया द्वैध शासन क्या है? हाँ जी, अंग्रेज और साथ ही साथ नवाब दोनों मिल करके शासन करना शुरू किया। इसी को हम क्या, कौन सा शासन बोले? द्वैध शासन, या फिर दोहरा शासन, या फिर डुअल गवर्नमेंट कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी रहता है डुअल गवर्नमेंट। व्हाट यू मीन बाय डुअल गवर्नमेंट? तो उसी को कहते हैं द्वैध शासन, दोहरा शासन, डुअल गवर्नमेंट। अब ध्यान से देखिएगा, बंगाल का वास्तविक शासक कौन है? आप ही बताइए, रियल में कौन है हीरो बंगाल का? अभी अंग्रेज। रियल में कौन है जी? अंग्रेज है। ये रियल में अंग्रेज है। सारा पावर किसके पास है? अंग्रेज के पास है। लेकिन नवाब एक नाम मात्र का शासक था। ये नवाब जो था, ये नाम मात्र का था। एकदम पकड़ के रेलने था कौन? अंग्रेज अधिकारी। तो इस तरह से धीरे धीरे बंगाल पर अपना धीरे धीरे नीति थोपते गया। चाहता ना एक के बारे में पूरा नियम डाल देता लॉर्ड क्लाइव, लेकिन ये सोचा अगर हम एक के बार सब राजा को मार के भगा देंगे तो अगल बगल के जो राज्य हैं उस सबसे दुश्मनी हो जाएगा हमको। इसलिए हम धीरे धीरे इसको मीठा जहर दे रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, मेरा शासन क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। इसीलिए फिर से एक बार देख लेते हैं फास्ट में। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में अंग्रेज गवर्नर आया, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का गवर्नर बन के आया। तब बंगाल में राजस्व वसूलने का काम अंग्रेज करने लगा, वहां के पुलिस कार्य, न्यायिक कार्य वो सब नवाब करने लगा। तो अंग्रेज जब करने लगा तो अंग्रेज को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया। दीवानी अधिकार कितने जगह पे प्राप्त हुआ? 3, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो इनको मौज हो गया। ये वास्तविक शासक था, रियल हीरो था बंगाल का। खूब आराम करता था, केवल पैसा वसूलता था, बस ऐश करो। लेकिन ये जो था पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में, तो पता है पुलिस को कितना काम करना पड़ता है, सब जिम्मेदारी
सॉरी फॉर इंटरप्शन, पता नहीं कौन कौन सब देवता फोन कर देते हैं, इसीलिए देवता बोल दिए ताकि प्लस माइनस इक्वल 0। मेरा कोई दोस्त नहीं। सुनिए, ये समझ में आ गया? पूरा पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत कहीं से नहीं ना? अब देखते हैं इधर। दीवानी के कार्य के लिए कंपनी ने बंगाल में अपना एक अधिकार, अब देखो लॉर्ड क्लाइव ने पूरा दीवानी अधिकार प्राप्त किया, तो अब वो अपने अंदर रखेगा। जैसे हम ही ऑफिसर बन गए, ठीक है, आप में से कोई बन गए, तो ऑफिसर बनने के बाद क्या करिएगा? आपके अंदर भी बहुत सारा आदमी होगा, तो आप उसको बोलिएगा वहां पे जाकर काम करो, बोलिएगा उसको वहां पे जाके काम करो। उसी तरह से लॉर्ड क्लाइव जो है बंगाल में राजा खां को फिक्स कर दिया। किसको? राजा खां को। बोलिए किसको? राजा खां को पोस्ट कर दिया, बोला आप वहीं पर जाकर के जॉब करिए। राजा खां बंगाल में कर रहा था, बिहार में कर रहा था। आपका बहुत सुंदर नाम है इसका, सिताब राय। क्या नाम है? सिताब राय। सिताब राय, खैर इसके बारे में नहीं पूछा गया है, तो बोलिए बंगाल में कौन थे? राजा खां। बिहार में कौन थे? सिताब राय। बंगाल में राजा खां, बिहार में सिताब राय। बोले बढ़िया से दिख रहा है? उधर वाला दिख रहा है वीडियो में? देखिए इधर फिर से एक बार फटाफट देख लेते हैं, इसको अवरेज करना है। 1765 में बंगाल का गवर्नर कौन बना? लॉर्ड क्लाइव। ये जब बना तो बंगाल में राजस्व वसूलने का काम अंग्रेजों के पास चला गया, जिससे इसको दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ 3 जगह, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में 3 जगह प्राप्त हो गया। जबकि पुलिस वाला कार्य और न्याय करने वाला कार्य ये नवाबे के पास था, नवाब यानी राजा के पास ही था। तो राजा के पास जो ये अधिकार था, इस अधिकार को निजामत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? निजामत। और जो राजस्व वसूलने का अधिकार था उसको क्या कहा जाता था? दीवानी। दीवानी और निजामत याद रखिएगा, ठीक है। दीवानी किसको प्राप्त हुआ? अंग्रेजों को। निजामत किसको प्राप्त हुआ? नवाब को। 9 से नवाब, 9 से निजामत, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखिए, तो ये जिम्मेदारी वाला था इसका काम, एकदम पुलिस न्याय वाला काम जिम्मेदारी वाला होता है। तो ये जिम्मेदारी का काम था, ये नाम मात्र का था। क्यों नाम मात्र का शासक था? सारा शक्ति रियल था किसके पास? अंग्रेजों के पास। एकदम धन सब जगह से वसूलता था, लेकिन नवाब को एक जरा सा फूटी कौड़ी नहीं देता था। तो वाकई सी बात है, इससे पूरा अर्थव्यवस्था गया काम से, जिस कारण से इसको ये धीरे धीरे उभरते गया और ये धीरे धीरे दबते गया। बंगाल में किसको बनाया था दीवान? राजा खां को। दीवान किसको बनाया था? राजा खां को। बिहार में दीवान किसे बनाया था? सिताब राय को। आप ये बात बस इतना याद रखिएगा। देखिए उसके बाद बंगाल के राजस्व वसूली का काम अंग्रेज का था, मैंने अभी बताया, और लोगों की समस्या और पुलिस प्रशासन का नियंत्रण नवाब के पास था। बताएं सब बात लिखा हुआ है। सारा धन अंग्रेज के पास जाने लगा और नवाब बिना राजकोष के लोगों की समस्या को दूर करते रहा, और उसका दूर करते करते वहां की आर्थिक स्थिति क्या हो गई? कमजोर हो गई। मैंने अभी ये बोला जस्ट, वो लिखा हुआ है आपके इसमें। देखिए द्वैध शासन के दौरान कृषि व्यवस्था को काफी क्षति हुई, काफी हानि हुई। सिंपल सी बात है, जब आप सारा धन वसूल लेंगे, सब टैक्स वसूलता था, सबसे टैक्स राजस्व कहाँ से? खेती बाड़ी सबसे हो गया, जो रह रहा है व्यापार कर रहा है वो कराएगा, खेती बाड़ी से जो आ रहा है टैक्स वो सब वही सब वसूल लेता था अंग्रेज, इसको कम देता था। जब इसको नहीं मिलता था कुछ तो बताइए, अंग्रेज जो वसूलता था वो अंग्रेज अपने पास रखता था, कोई किसान आर के लिए कुछ नहीं करता था। करता था कौन? बेचारा नवाब। इसके पास जो तनी मनी कुछ धन था उसके बेच बाच करके अब बेचारा किसान का मदद करता था। और जब यह पूरा गया ठप हो, अब बोले किसान कर पाएगा खेती, क्योंकि अंग्रेज तो बस लूट रहा था किसानों से, सब राजस्व वसूल रहा था, उसके लिए कमा रहा है नहीं कमा रहा है, उपज रहा है नहीं उपज रहा है, उससे उसको कोई मतलब नहीं था। जिस कारण से कृषि भी एकदम काफी क्षति होगी, कृषि व्यवस्था भी पूरा क्या हो गया? क्षति हो गया। समझ में आया? जब ये सब चीज चलते रहा तब आए एगो अंग्रेज के गवर्नर जनरल 1772 ईस्वी में, जिसका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स आए, बोले भाई ये तो गलत कर रहा था भाई। वारेन हेस्टिंग्स बोले इसको तुम बड़ा गलती है, ऐसे कोई करता है बताओ तो? बेचारा चट्टा एक इतनी गई ऊपर से तुम इतना धन वसूल लेगा, बेचारा मर ही जाएगा। जिस कारण से वारेन हेस्टिंग ने इस द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। तो पूछा जाएगा द्वैध शासन की समाप्ति कब हुई? 1772 ईस्वी में। शुरुआत कब हुआ था? 1765 में। शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव। खत्म कौन किया? वारेन हेस्टिंग। द्वैध शासन मतलब दूसरा शासन। इसमें दीवानी अधिकार किसको? अंग्रेज को। निजामत अधिकार किसको? नवाब को। जिम्मेदारी का अधिकार किसको? नवाब को। ऐशो आराम अंग्रेज, वास्तविक शासक अंग्रेज, नाम मात्र का शासक अंग्रेज नहीं नवाब। ठीक है, बोलिए अब इसको 3 जगह दीवानी अधिकार मिला था, बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। बोलिए बंगाल का दीवान किसे बनाया? राजा खां। बिहार का नवाब दीवान बनाया, ना कि नवाब। दीवान मतलब होता है दीवानी के अंदर जो काम करता है उसको दीवान कहते हैं। तो मैंने उसूलने वाला, कर उसूल क्या देता था अंग्रेज को। लीजिए हाँ, तो सिताब राय ये सबने बोला करिए। देखिए ये पूरा बात आपका हो गया द्वैध शासन, इसमें कोई दिक्कत
बोलिएगा, ऐसा आप समझे, लेट क्या है पूरा समझे जी, रोजीना पूछ सकते हैं, समझ में आया ना जी। हाँ बोलिएगा सुमित जी, लॉर्ड क्लाइव ने कौन सा नीति लाया था, कौन सा नीति, द्वैध शासन नीति लाया था, कब लाया था, बोलिए, खत्म कब किया नीतीश जी, कौन किया, वारेन हेस्टिंग का। बैठिएगा, बोलिएगा द्वैध शासन में राजस्व वसूलने का काम किसका था, अंग्रेज का था। आप बोलिएगा न्याय और पुलिस का काम किसका था, नवाब का था। नवाब को जो अधिकार मिला था उसको क्या कहते थे, निजामत। अंग्रेज को जो मिला था उसको क्या कहते थे, दीवानी। अंग्रेज को टोटल कितने जगह दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, 3 जगह, नाम बताइएगा आप। उड़ीसा, बोलिए बिहार में कौन थे दीवान, सिताब राय। बोलिएगा बंगाल में कौन थे नवाब, राजा खां। आप बोलिएगा शायरा, शायरा के लिए क्वेश्चन खत्म हो गया बा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं, नवाब, समझ में आया। अब अगला देखते हैं, जब ये सब चल रहा था, जब ये सब बढ़िया से चला तो धीरे 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 ये खत्म हुआ। 1772 में वारेन हेस्टिंग आकर इसको समाप्त कर दी। जब समाप्त किए तो अब लोग को थोड़ा रहा था, समझ, लॉर्ड क्लाइव बने चल गया, वो था तो जीना हराम कर दिया था। अब देखिए लॉर्ड वेलेजली के बारे में आप जानते हैं, दूसरा नीति कौन लाया था, लॉर्ड वेलेजली। बात मत करिए, कौन लाए थे, लॉर्ड वेलेजली, वेलेजली। इसके बारे में पीछे भी बताए थे ना। चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, ये ना सहायक संधि किया था, जिसमें किसकी मृत्यु हो गई, टीपू सुल्तान की, नहीं देखे थे आप, देखिए 1798 ईस्वी में, 1798 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नैका आया था, जिसका नाम क्या था, वेलेजली। अब फिर बंगाल की स्थिति हम देख रहे हैं, बंगाल की स्थिति कब का बात हम देख रहे हैं, 1798 की बात हम देख रहे हैं। बंगाल का गवर्नर कौन बन गया था, कौन बन गया था, लॉर्ड वेलेजली। कौन बना था, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। ये बंगाल का क्या बन गया, गवर्नर बन गया था, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, आपको पता पढ़ाए थे रोलेक्ट एक्ट, सॉरी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल का जो था गवर्नर हटाकर गवर्नर जनरल हो गया। अब देखिए 1798 आ गए, यानी अब गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल होगा। यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बन के आया, लॉर्ड वेलेजली। पहले गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन, 72 में आया, 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, याद रखिएगा। हाँ, तो उसके बाद आए लॉर्ड वेलेजली, बंगाल के थे। अब देखिए ये क्या देखा, जब भारत में आया ना, जब ये भारत में आया तब आता था, जिसका काम खत्म होता था कार्यकाल के बाद दूसरा आता था, फिर नया गवर्नर जनरल भारत में। तो चला गया जब वारेन हेस्टिंग, तब आया लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली देखकर बाप रे बाप, छोटका छोटका राजा हो रहे, दूसरे के बगल में वो है बेगूसराय, मतलब अब जो गांव हो गया सागी, रोसड़ा का राजा कोनो और, सागी का राजा कोनो और, सहिहार का राजा कोनो और, बगल में दखबंगला का राजा कोई। बाप रे बाप, एकदम राजा का एकदम सेल लग गया। ठीक है, राजा का क्या लग गया, सेल। वो देखो बाप रे, इतना कोई राजा है जी, एकदम खदर बदर कर रहा है, जहाँ जाता है राजे। अब तनियो को कभी कुछ होता था बस सब मार कर लेता था, कुछ होता था मारता कपार फाड़ देता था राजे में राजे। अब बगले बगले था, जितना ज्यादा बंटवारा होगा उतना ज्यादा मार होगा, सिंपल सी बात है। जया को भाई रहेगा तो बार मार होगा, अकेला भाई नहीं मार, 2 गो भाई 1 बार मार, 3 गो भाई 3 बार मार। ठीक है, इसीलिए राज्य था बिहार, सॉरी भारत का बहुत बटल था, और तनिए तनिए जगह पर बहुत सारा छोटा छोटा राज्य था। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पिछला समझ गए पूरा, ये भी समझ जाएगा। सब कॉम्प्लिकेटेड था, सबको हम आसान बना दिए, इसको भी आसान बना देंगे। अब देखिए बंगाल में आया गवर्नर जनरल बनकर के कौन, लॉर्ड वेलेजली। देखा बहुत ज्यादा छोटे 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 राज्य, इधर इधर रोजिना का, इधर ईसा का, इधर सुमित का, उधर सैफ का, इधर पल्लवी, इधर पायल, उधर सबका अलग 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 सबका छोटा 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 राज्य था। ठीक है, तो हम है लॉर्ड वेलेजली। ये देखिए, अरे भाई सब पगला गया है, सब पगला गया है, सब मार कर रहा है। ठीक है, तब हम सोचे कि हम दिमाग लगाए, काफी सोचे सबको क्या करे यार, सबको लड़ा दे, सब मर जाएगा। ना नहीं करेंगे, फिर कोनो दूसरा उपाय सोचो। वेलेजली कहता है सुनते हैं, चले चाय लेके आइए, तनी कुछ सोचना है हमको। उसकी वाइफ आती है, चाय लेके आती, एक शॉट मारता है, एकदम दिमाग झंझना रहे आग लो आइडिया। वेलेजली को तुरंत आइडिया आता है, कहता है छोटा आपस में ही लड़ाई करता है, फायदा तो होवे करेगा, फायदा तो होवे करेगा। जब आपस में लड़ाई करेगा तो बगल वाला फायदा उठा लेता है। यही फायदा उठाया कौन, वेलेजली। वेलेजली सोचा सब आपस में मार करता है, इससे डरता है, इससे डरता है, इससे डरता है। राज का सुरक्षा क्यों करता है, डरे से ना करता है जी, डर नहीं रहेगा तो देखा आवे छुआ। लेकिन पहले सब इतना ही दूर राज है, हम एक सैनिक पूरा तैनात, सब आपस में डर रखता था। अब देखिए डर रखने के कारण क्या हुआ, लॉर्ड वेलेजली गया एगो राजा के पास और कहता है सुनिए, 2-4 गो के पास या एगो के पास गया, सुनिए हम आपको एगो बात बोलते हैं, आपका सेना एकदम कमजोर है, लड़पपहा है पूरा,
तनियो कुछ बुझने आता है। भाला देखिए ना पकड़ा जाता है ना, अपने लगता है उलट जाएगा। हम आज देखिए सैनिक, अंग्रेज सैनिक पूरा एकदम ताकतवर है। तो ये अंग्रेज जो है पहले राजाओं को भड़का रहा था, कह रहा था आप अपना सैनिक भंग करिए। सैनिक क्या करिए? भंग करिए। भंग मतलब तोड़ दीजिए, खत्म कर दीजिए। आपका सैनिक कमजोर है, मेरा सैनिक ताकतवर है। आप अपने सैनिक को खत्म करिए, मेरे सैनिक को अपने यहाँ रखिए, और जितने सैनिक रहेगा उस सबको आप खुद खर्च उठाइएगा। आप बोलिए कमजोर सैनिक को रखिएगा फिर भी वेतन देना पड़ेगा, और जब बढ़िया सैनिक रख लीजिएगा तो वेतन जाए ठीक है, देश की सुरक्षा तो हो जाएगी ना। एकदम तमतमनी आया, अरे बाप रे बाप, राजा का एकदम सही बात बोला था, एकदम तुम सही बोला। जिस कारण से क्या हुआ, वो राजा जो है बात मान गया। राजा क्या हो गया? बात मान गया। अब वेलेस्ली कहा ठीक है, अब अपने अपने देश से बुलाते हैं सेना को। तो पूरा अंग्रेज सेना को बुला दिया, भर दिया राजा के यहाँ, ठीक है, राजा विशेष के यहाँ भर दिया। जब राजा के यहाँ भर दिया तो अब उस सब सैनिक को वेतन कौन देता था? वही राजा देगा। कौन राजा देगा? जो बुलाया जिसके यहाँ वही राजा देगा। तो वो सब राजा उसको खर्च देता था। जब खर्च देने लगा, आई अंग्रेज है, ये सबको रोज दारू चाहिए, रोज मीट मुर्गा सब कुछ चाहिए, तो खूब खर्च होने लगा बेचारा को। तो शुरुआत में तो इसको लगा काफी बढ़िया है भाई, मेरा एकदम प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा, जेड प्लस सेक्रेटरी हो जाए, सेक्रेटरी हो जाएगा। लेकिन फिर बाद में पता चला रे बाप, ये तो हम ही को पूरा खोखला कर दिया। आता है रोज ऑर्डर करता था, मेरे यहाँ 1 ट्रक शराब की जरूरत है, एकदम अड्डा पर उतरता था 1 ट्रक, पूरा एकदम माल निकलता था पूरा, एकदम सब पीता था खूब, और सब पी करके खूब लड़ाई करता था। अब देखिए इससे देखिए क्या हुआ हंसते हैं। हम आपकी रक्षा करने का वादा करते हैं। अंग्रेज क्या बोलता है? हम आपकी रक्षा करने का वादा करते हैं, आप अपने सैनिक को खत्म करिए, मेरे सैनिक को अपने राज्य में रखिए, वहां आपको उसको वेतन देना पड़ेगा, बस आप इतना काम करिए, हम आपको कभी खरोंच भी नहीं आने देंगे। इस बात का भरोसा कौन दिलाता है? लॉर्ड वेलेस्ली राजा को दिलाता है। समझ में आया? एकदम पूरा चालाक आदमी है, भयंकर ही राजनीति चल गया है। अब देखिए नहीं, जो इस संधि हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली और राजा के बीच, इसी संधि को कहा जाता है सहायक संधि। कौन सा संधि? अरे सहायता करने वाला सहायक संधि, अरे सहायता करने का वादा किया है ना, तो सहायक संधि इसीलिए कहा गया। समझ में आया? अब देखिए सहायक संधि के बारे में। ये सहायक संधि अंग्रेजों के लिए काफी वरदान साबित हो गया, अंग्रेजों के लिए काफी अच्छा हुआ, ठीक है, काफी अच्छा हुआ। क्या हुआ इसमें तो देखते हैं। कंपनी को भारतीय खर्च पर एक विशाल सेना मिल गया। जो कंपनी था उसको पैसा देना पड़ता था उतने सेना को। सेना किसका था? अंग्रेज का सेना था। रह कहाँ रहा था? इंडिया में। रह कहाँ रहा था? इंडिया में। वेतन कौन दे रहा था? राजा दे रहा था। अंग्रेज को देना पड़ रहा था, कंपनी को देना पड़ रहा था, फ्री में उसका सेना चल रहा था इंडिया में। अंग्रेज को पैसा भी नहीं देना पड़ रहा है, इधर उसका जो राजा है यहाँ बंगाल या अलग अलग पड़ोसी जो क्षेत्र का राज्य है वो सब इसको पैसा देता था। तो यही बात हो गया फायदा, सबसे बात ये हो गया फायदे की बात कि इसको कंपनी को भारतीय खर्च पर सैनिक चल रहा था। समझ में आया ना? हाँ, तो इससे क्या हुआ, कई राजा ने सहायक संधि को मान लिया। एकदम फायदा वाला बात नहीं लग रहा है कि मेरा प्रोटेक्शन होगा बहुत बढ़िया, हम सबसे बढ़िया होंगे, धीरे धीरे सबको मार के जीत जाएंगे। वादा कर लिया लॉर्ड वेलेस्ली राजा के साथ। राजा बहुत सारा राजा मान गया। जैसे पूछा जाता है सहायक संधि मानने वाले राज कौन थे? हैदराबाद मान लिया, देखिए मैसूर मान लिया, आपका अवध माना, मराठा माना, इस सब को अच्छा लगा, ये सब क्या कर लिया? मान लिया। समझ में आया? तो सहायक संधि को ये सब मान लिया। तो इस चारों के अलावा अगर ऑप्शन में कोई रहेगा बोलेगा क्या इसने सहायक संधि को माना था, तो बोलिएगा नो। ठीक है, पूछा एक क्वेश्चन पूछा भी, इंदौर माना था क्या? बोलिएगा नहीं। ठीक है, इंदौर नहीं माना था सहायक संधि को, तो इस चारों माना था बस। तो सहायक संधि के बारे में पता चला क्या था, कैसे आया, क्यों आया। वेलेस्ली जब आया ना 1798 में, तो देखा बंगाल में देख रहा था सब छोटा छोटा राज है, पूरा छोटा छोटा है, ऐसा आपसे में लड़ाई कर रहा है, सब आपसे में डर रहा है, तो क्यों ना हम राजा सबको लोभ दे कि हम, आप अपने सैनिक को हटाए, आपका सैनिक कमजोर है, मेरा ताकतवर है, हम आपको रक्षा करने का वादा करते हैं, आप बस हमें जितना सैनिक हो उसको खर्च दीजिएगा, वेतन दीजिएगा, मेरा सब सैनिक आपके यहाँ काम करेगा। बात भी अच्छा लगा बहुत सारे राज्य को, जैसे हैदराबाद हो गया, मैसूर हो गया, अवध हो गया, मराठा, ये सब मान लिया बात। ये सब मानने के बाद अब देखिए अंग्रेज का सत्ता बढ़ गया, जो भारतीय जो सैनिक था वो बेरोजगार हो गया। भारतीय सैनिक क्या हो गया? बेरोजगार हो गया, सब उतर गया खेती बाड़ी, सबके हाथ में बंदूक तलवार के जगह में हथियार, सॉरी कुदाल हंसुआ आ गया। समझ में आया? तो सब बेरोजगारी पे उतर गया, सब खेती बाड़ी पे उतर गया, लेकिन बाद में खेतियों बाड़ी उठा देता है, देखिए ना पढ़ेंगे। तो अब क्या हुआ, लेकिन बाद में जिनको अच्छा लगा था ना ये बात, ये संधि बहुत बढ़िया है, आगे चलकर पता चले रे बाप रे हमको खोखला कर दिया, अब हम ना बचबो। अब हैदराबाद, मैसूर, इस सब को धीरे धीरे पता चल रहा है कि नहीं, सहायक संधि हम लोग के लिए एक मीठा विष था,
एक मीठा जहर था जिसे हम बड़े चाव से लेते थे एक एक बूंद, और हमको अब मरना ही पड़ेगा। डायबिटीज हो गया। समझ आया जी? सुनिए, राजा के हर फैसले में अंग्रेज का दखल अंदाजी होता था। राजा जो बात बोलता था, राजा कहता था कि नहीं, हमें आज बगल वाले राज्य पर, सुमित के राज्य पर आज हमला करना, ठीक है, तो मेरे ये राजा को कहता है अंग्रेज, ना ना अभी यहाँ नहीं करिए, अभी इधर करिएगा तो कहीं फायदा में रहेगी। तो जो वो बात बोलता था राजा, उस सब बात में अंग्रेज अपना टांग लड़ा देता था। समझ में आया? अरे समझे कि नहीं समझे? इस तरह से अंग्रेज और मजबूत होता गया और भारतीय राज्य हानि में पहुंचता गया। सब सिंपल सी बात है। इस संधि को मीठा विष कहा जा सकता है। इससे भारतीय सैनिक बेरोजगार हो गया, बस खत्म हो गया। दूसरा नीति यही था। समझे? फिर से पूछ सकते हैं अब, कुछ था कहां से? सिंपल कहानी, सब सिंपल कहानी। बोलिएगा, कब आया आपका वेलेस्ली ने, कब सहायक संधि लाया था? 1798 ईस्वी। कब लाया था? 1700। हालांकि 1765 में अवध के राजा के साथ एक बार सहायक संधि कर चुका था फ्रांसीसियों के खिलाफ, लेकिन फिर सही रूप से कब शुरू हुआ? 1798 ईस्वी में। आपको इसीलिए हम बोला नोट्स में डालवे नहीं किए, मेन यहाँ से था। 1798 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में कौन आए? लॉर्ड वेलेस्ली। बोलिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने कौन सा नीति लाया भारत में? कौन सा? सहायक संधि की नीति लाई थी ना, सहायक संधि की नीति लाई थी। इसमें क्या किया? इसको और क्या कहा जाता है? मीठा विष कहा जाता है। इसको क्या कहता है? मीठा विष। ये धीरे धीरे जो था भारतीय सैनिकों को क्या कर दिया? बेरोजगार कर दिया। और भारत में किसका प्रभुत्व बढ़ता गया? अंग्रेजों का। अंग्रेज सैनिक भारत में मुफ्त में यहाँ पर रहते थे, उस सब का वेतन लेते थे, ऐश मौज करते थे। तो धीरे धीरे देख रहे कितना हावी हो रहा है, कैसे अपना अपना नया नया नियम ला रहा है। यही था आपका कौन सा संधि? सहायक संधि। दोनों संधि समझे? द्वैध शासन समझे? सहायक संधि समझे? द्वैध शासन शुरुआत कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव। कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव। कब किया था? 1765 में, बक्सर के युद्ध के अगले साल। कोई दिक्कत? खत्म कौन किया था? वारेन हेस्टिंग्स। कब किया था? 1772 ईस्वी। खत्म हो गया था। और इसी टाइम में 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, है ना? लॉर्ड कर्जन नहीं जी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल बने थे। उसके बाद 98 में कौन बने गवर्नर जनरल? ये कौन सा संधि लाए? बस कुछ नहीं था, हो गया। गाइंड पूछा जाएगा कौन सा संधि कंपनी के लिए एक वरदान साबित हुआ था? एकदम फ्री में ऐश मौज कर रहा था इंडिया में। चलिए अब हम तीसरा पढ़ना था हमें, लॉर्ड डलहौजी का कौन सा? हड़प का नीति। हड़प नीति, ये भी पढ़ना हमें। इसी से तैयार होता है पृष्ठभूमि 1857 की क्रांति का। ये हो बड़ा सिंपल स्टोरी इसके पीछे में। उत्पलासी के युद्ध से धीरे धीरे सब कारण बनते गए, इकट्ठा होते गए। एक बार तो ना बहुत हो लो, आपको एक चापट मारेगा, कोई बात नहीं, चलो दूसरा झापट मार दिया, चलो कोई बात नहीं। अब मार दिया एक मुखा और पेट करते हैं, मतलब उमेश के, सब गुस्सा नहीं उठेगा, 100 को बदला लीजिएगा ना। वैसे ही वही बात है। धीरे 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 अंग्रेज जो है सब युद्ध लड़ रहा था, अंग्रेज जो बार बार आक्रमण कर रहा था, गुस्सा उठा इक्के बार अब अंग्रेज के खिलाफ 1857 में क्या हो जाएगा? क्रांति हो जाएगा। देखते हैं अब तीसरे कौन आएंगे? लॉर्ड डलहौजी। किनके पास खराब हो गया? कौन? वही भरद्वाज कॉलेज है। हाँ वो सब इलाका है, तनी बढ़िया है, हमको अच्छा लगता है, रंगदारी इलाका है। सुनिए इधर, सुनिए, अब लॉर्ड डलहौजी का कौन सा नीति पढ़ेंगे हम? हाँ, अब फिर से हम बंगाल के बारे में हम देख रहे हैं। सुनिएगा जी, फिर से हम किसके बारे में देख रहे हैं? बंगाल। बात कर रहे हैं हम 1848 की, 1848 की। इस टाइम में गवर्नर जनरल बन करके कौन आए? लॉर्ड डलहौजी। कौन आए? गवर्नर जनरल कौन बन के आए? लॉर्ड डलहौजी। कौन आए? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते हैं। तो 1848 में गवर्नर जनरल बंगाल के कौन बने? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। अब देखिए लॉर्ड डलहौजी बने और ये एक बहुत सुंदर सा, एक सुंदर बोले सिकंदर बोले जो बोले, एक नीति लाए, उसका नाम था हड़प नीति। ये कौन सा नीति लाए थे? हड़प नीति। इसके नीति को कहा गया हड़प नीति। क्या कहा गया? हड़प नीति। या फिर इसी को कहा गया, इसी को कहा गया व्यापगत सिद्धांत। क्या कहा गया? व्यापगत सिद्धांत। या फिर इसी को कहा गया है डॉक्ट्रिन, 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 या फिर ऐसे लिख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी को और कहा जाता है विलय की संधि। क्या कहा जाता है? विलय की संधि। तो इतना नाम से आपको पूछा जाएगा, तो आपको सब नाम को ध्यान में रखना है।
ठीक है। तो हड़प नीति, व्यपगत संधि, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विलय की संधि, ये सब एक ही का नाम है। एक ही को कौन लॉन्च किए थे? लॉर्ड डलहौजी। कब? 1848 ईस्वी में। समझ में आया? अब देखते हैं आगे। इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार डलहौजी बोले नीति तो हम दे दिए, अब तुमको समझना पड़ेगा हम काहे दिए भाई। बोला कि राजा है कोई, वो मर गया, कोई राजा है जो मर गया, जब मर गया ना तो उसका हम जमीन हड़प लेंगे, उसका जमीन क्या लेंगे? हड़प लेंगे। तो उसी को कौन सा नीति बोलेंगे? हड़प। लेकिन हड़पने का भी एगो शर्त, हड़पने का भी एक क्या है? शर्त। और ना हड़प लेगा तो सब मिलकर नहीं मार देगा, एक तरफ विवाद उत्पन्न कर देगा, एकदम विद्रोह उत्पन्न कर देगा। तो हड़पने का भी शर्त ही रखा डलहौजी। हड़पने का क्या रखा है? शर्त। बोला हम वही राजा की जमीन को, राज्य को हड़पेंगे जिसका कोई बेटा बेटी होबे नहीं करेगा, निसंतान होगा। क्या होगा वो? निसंतान होगा, निपुत्रा। बेटी का नहीं ना बोला, हाँ बेटी का ठीक है। और जिसका बेटा ना हो, केवल बेटी हो, जिसका बेटा ना हो केवल क्या हो? तो केवल बेटी होगा, तो बेटी तो राजा नहीं बने, तो उसको हम हड़प लेंगे। नहीं, रानी नहीं बने हुए, तो बोला है शर्त रखा है कि बेटी को नहीं कुछ बनने दिया। ठीक है। निसंतान जो था, राजा मर गया, उसको उसके कोई नहीं बन सकते हैं। अगर कोई राजा मरने से पहले कोनो बच्चा को गोद लिया था, सुनिएगा, अगर कोई बच्चा मरने से पहले किसी को गोद लिया था और हम मर गए, वो गोद लिया बालक राजा नहीं बनेगा, फिर कौन बनेगा? अंग्रेज। यानी गोद लिया राजा नहीं बने, यानी गोद लिया उत्तराधिकारी नहीं होगा, गोद लिया उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। अब सुनिए, राई जो अंग्रेज था, ये 3 गो शर्त बोला 3 शर्त पर बात नहीं करिए। कहा 3 शर्त पर हम उस राज्य को कब्जा कर लेंगे। बोला कौन भाई? 3 कौन शर्त है? कहा जो राजा मर गया बिना एक पुत्रे का, बिना एक संतान का, उसका हम जमीन हड़प लेंगे। उसका, वो राजा जो मर गया जिसका खाली बेटी थी, बेटा नहीं था, उसका जमीन हम हड़प लेंगे। वैसे राजा का जमीन हम हड़प लेंगे जो गोद लिया था, है ना। ऐसा नहीं होता है कि मान के लिए बच्चे में गोद ले लिया, है ना, और गोद लेने के बाद बात नहीं करी, गोद लेने के बाद जब राजा मर गया तो फिर वो राजा बन जाए, ऐसा हो सकता था। लेकिन डलहौजी का ऐसा नहीं चलतो। तो ये 3 गो शर्त के आधार पर कौन सा हुआ? लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति को अंजाम दिया। तो इसी हड़पने की नीति को क्या कहा गया? हड़प नीति कहा गया। व्यपगत की संधि कहा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा गया, विलय की संधि, विलय मतलब मिला लेंगे, अंग्रेज अपने में मिला लेंगे। जहां पे हाँ उसी 4 को नाम, बात नहीं करिए, क्या बात सब करते हैं, सुनिए। तो समझ में आया लॉर्ड डलहौजी का हिस्सा, समझ में आया ये संधि। अब देखिए इसका शिकार कौन कौन सा राज्य हुआ, कौन कौन राज्य को मिला लिया गया। तो सबसे पहला राज्य था जो कि मिला था अंग्रेजी राज्य में, जिसका नाम था सतारा। कौन था? सतारा। ये 1848 में मिल गया, बात नहीं बोलिए ना कोई, सब लोग सुनिए खाली। 1848 में सतारा मिल गया, किसमें? अंग्रेजी राज्य में। हड़प लिया अंग्रेज सतारा को सबसे पहले। उसके बाद जैतपुर और संबलपुर। इसके अगले साल जैतपुर को, कहां पर जी? जैतपुर एंड संबलपुर, इसको 1849 में घेर लिया, 1849 में कब्जा कर लिया। इसके बाद झांसी की रानी, आप लोग कूद गया जी, सुनिए। तो तीसरा कहां पर किया? झांसी पर। कहां पर जी? झांसी 1800 कब? 53 ईस्वी। बस आपको इतना ही याद रखना है। हाँ, इसी सब नीति के कारण 1857 क्रांति की नींव स्थापित हो जाती है। ये जो 3 गो नियम आया ना अभी तक, कौन कौन सा नीति? आप बोलिए सब लोग। पहला पूछ रहे हैं, बोलिए। अच्छा पहले बोलिए, इस हड़प नीति का शिकार होने वाला पहला राज्य सतारा 1848 में। दूसरा राज्य जैतपुर और संबलपुर 1849। तीसरा झांसी 1800। नागपुर भी आया था, लेकिन उन्हें पूछा जाता है, याद रखिएगा नागपुर। इतना तक समझ में आया जी? समझ में आया? आपका 3 खत्म हो गया, सब समझ में आया? यही था, और काफी इंपोर्टेंट है, ये सब पूछा जाएगा। पहला मतलब कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल था जो हड़प नीति लाया था, व्यापक सिद्धांत लाया था? लॉर्ड डलहौजी। कब बनाई गवर्नर जनरल? 48 में बना था। सबसे पहला किसको हड़पा था? सतारा। झांसी को कब? 53 में। याद करना आसान है, लॉर्ड डलहौजी लाया था ये संधि। इससे पहले लॉर्ड वेलिजली था। लॉर्ड वेलिजली कब बना था राजा? 1798 में। लॉर्ड वेलिजली 1798 में गवर्नर जनरल बना था ना। और वो कौन सा संधि लाया? सहायक संधि की नीति लाया था। सहायक संधि के तहत राजाओं को लोभ उब दिया, हम तुमको साथ देंगे, तुमसे वादा करते हैं कि हम 7 जन्म तुम्हारे साथ रहें। जा ये किसका वादा हम बोल दिए? सॉरी, हाँ मंडप वाला वादा बोल दिए।
इसका वादा बोलिए, वैली दिल्ली का वादा क्या था? हम आपका रक्षा करेंगे, आप बस मेरे सैनिकों को आपका वेतन देते रहिए, ठीक है। तो बहुत राज्य को बढ़िया लगा था, बहुत राज्य को अच्छा लगा नीति। बोलिए एक दो राज्य का नाम बोलिए। हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा। हैदराबाद, मैसूर, अवध, मराठा, ये सब सहायक संधि मान गया था। इंदौर नहीं माना था, याद रखिएगा एक। हाँ इंदौर। उससे पहले कौन सा एक पढ़े थे? लॉर्ड क्लाइव कौन सा लाया था? द्वैध शासन। कौन सा लाया? द्वैध शासन। द्वैध शासन कब लाया? 65 में लाया था। कब लाया था? 65 में। दीवानी अधिकार किसको मिला? अंग्रेजों को। निजामत किसको मिला? किसको मिला? नवाब को मिला। बोलिए दीवानी अधिकार कितने राज्यों में प्राप्त हुआ? 3। बोलिएगा बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा। बंगाल का दीवान रजा खां, बंगाल का दीवान रजा खां, बिहार का दीवान सिताबराय, यही ना था। ऐश मौज करके जो वास्तविक शासक कौन था बंगाल का? अंग्रेज। और जिम्मेदारियों के साथ नाम मात्र का शासक कौन था? नवाब पर दबाव बनाया गया। खत्म, आपका पूरा नीति साफ हो गया। अब हम कल के क्लास में पढ़ेंगे रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, मनसबदारी, ठीक है। धन्यवाद।